नमस्कार, आप देख रहे हैं ऊर्जाधानी न्यूज और मैं हूं आपके साथ अनुष्का। मोरवा विस्थापन को लेकर ऊर्जाधानी न्यूज के संपादक प्रदीप तिवारी ने सिंगरौली विस्थापन मंच के वीरेंद्र गोयल एवं दुधीलाल सिंह से की बात। विस्थापन के सवालों पर बेबाकी से रखी अपनी बात। दोनों लोगों ने कहा, विस्थापितों को अधिक से अधिक लाभ दिलाना मेरी जिम्मेदारी। आप देख रहे हैं ऊर्जाधानी न्यूज चैनल। आज हमारे साथ फेस टू फेस कार्यक्रम के खास मेहमान हैं वीरेंद्र गोयल जी एवं सिंगरौली विस्थापन मंच के दुधीलाल सिंह जी। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है ऊर्जाधानी न्यूज में। वीरेंद्र जी, अगर हम बात करें मोरवा विस्थापन का, तो मोरवा के कई वार्ड NCL, दुधीचुआ एवं जैन परियोजना द्वारा अधिग्रहण किए जा रहे हैं। विस्थापितों को उचित मुआवजा और लाभ मिल सके, इसके लिए आपके द्वारा क्या प्रयास किया जा रहा है? सिंगरौली विस्थापन मंच का यह हमेशा से प्रयास रहा, जब से इसका गठन हुआ, कि किस तरह से हमारे विस्थापितों को ज़्यादा से ज़्यादा लाभ मिल सके। उसके लिए एक योजना जो कि बहुत दिनों से आपके जानकारी में भी है कि 15 लाख रुपया ऐसे आश्रित बालिग बच्चों को या आश्रित परिवार के सदस्य जो कि बालिग हैं, उन्हें 15 लाख रुपए की राशि दी जाएगी। भूस्वामी को भी 15 लाख रुपए मिलेंगे और इसके अलावा जो भी उससे जुड़े हुए ट्रांसपोर्टिंग या इस तरह के अलाउंसेस के बारे में 1.5 लाख रुपए की राशि मिलेगी। और यह हमेशा से प्रयास रहा है कि हम कैसे अच्छे दर पर भूमि का निर्धारण हो सके। हमें आने वाले समय में अगर कोई व्यक्ति R&R साइट नहीं लेता है तो उसको कैसे ज़्यादा से ज़्यादा रुपया मिल सके, और इसके लिए लगातार हमारा सिंगरौली विस्थापन मंच कार्य कर रहा है। गोयल जी, जैसे अभी आप कह रहे हैं कि जो बालिग होगा उसको 15 लाख रुपए मिलेगा, जो नाबालिग है उसका भी तो खर्चा है, वो भी विस्थापन हो रहा है, पढ़ाई है, दवा है या भोजन, हर प्रकार से समस्याएं, तो उसे भी एक दिन वो भी बालिग होगा, उसको ये लाभ क्यों नहीं? देखिए, कानून से बढ़कर के न तो NCL कर सकता है, न हमारी डिमांड ही होनी चाहिए। यह सबको पता है कि अभी तक के जो भी भारतवर्ष के अधिग्रहण हैं, उस अधिग्रहण में अगर कोई नाबालिग बच्चा है तो उसको यह माना जाता है कि यह परिवार का एक अंश है। जैसे कि एक दंपत्ति अगर पति पत्नी है तो उसको अगर जो कानून मानता है कि यह एक परिवार है, लेकिन उसको हम लाभ की श्रेणी में रखें, ऐसा कुछ लोगों के द्वारा डिमांड भी किया गया है, लेकिन शायद उसको यह मानते हुए कि यह निराधार बातें हैं, इसलिए उस पर प्रयास कर पाना बड़ा मुश्किल का काम है। वीरेंद्र जी, अगर हम बात करें, इसके पूर्व जैन परियोजना द्वारा मेढ़ौली वार्ड क्रमांक 10 को अधिग्रहण किया गया था। सेक्शन 9 के बाद भी जो नए निर्माण हुए थे उनका भी नापी हुआ और सही तरीके से मुआवजा दिया गया। मध्य प्रदेश शासन में जो ज़मीन में घर बनाए थे उनका अगर 2008 का पेपर था, यानी सेक्शन 9 के पहले का पेपर था, उन्हें प्लाट का भी सुविधा मिली थी। इस विस्थापन में क्या है, NCL सेक्शन 9 के बाद ड्रोन सर्वे कराया, ड्रोन सर्वे के बाद बार बार विज्ञापन दे रहा है कि नए निर्माण का मुआवजा नहीं दिया जाएगा, उस पर आप क्या कहेंगे? देखिए, नए मकान बनाने पर NCL ने अपना स्टेटमेंट जारी किया है। इसके पहले मढ़ौली के विस्थापन में कई ऐसे नए मकानों को भी उसके क्षतिपूर्ति के हिसाब से उसकी राशि उसको दी गई थी। सिंगरौली विस्थापन मंच के द्वारा इसको भी कई बार स्पष्टीकरण इससे मांगा गया है कि ऐसे चीज़ों पर आप क्या करेंगे। बट नेचुरल है कि इस वर्ष इस अधिग्रहण में इन सबों के द्वारा ड्रोन सर्वे भी कराए गए, और ड्रोन सर्वे के बाद बने हुए मकानों को NCL की नज़रों में अवैध भी माना जा रहा है। लेकिन सिंगरौली विस्थापन मंच जनहित का ध्यान में रखते हुए इस बात को हमेशा रखते हुए आ रहा है कि कम से कम उसकी क्षतिपूर्ति जो भी उसने मकान बनाया, चूँकि यहाँ के शासन प्रशासन के संरक्षण में बनाया गया है, तो उसको उचित मुआवजा मिलना चाहिए। इसके लिए हम सब लोग प्रयास करें। जिस तरह से इस अधिग्रहण में प्लाट की बात NCL द्वारा कहा जा रहा है कि प्लाट भलगढ़ में दिया जाएगा, लेकिन पुनर्स्थापन मंच और यहाँ के विस्थापित जो हैं उससे नाराज़ दिख रहे हैं। उनका कहना है कि नगर निगम क्षेत्र को अधिग्रहण किया जा रहा है, तो कहीं मुझे नगर निगम क्षेत्र में प्लाट दिया जाए। इस संबंध में आप क्या कहेंगे? नहीं, हमारी तो मांग हरदम ये थी कि जहाँ पे NCL जाएगा वहीं पे हमको प्लाट दे और वहीं हमको बसाए। हमारी कभी भी मांग नहीं थी कि
हमको बलगौर दे। एक बार हम लोगों ने सीएमडी साहब से जब वहाँ मिले थे तो उन्होंने कहा कि हम यहाँ पे 48 में पानी नहीं है, ये नहीं है, यहाँ पे हम बसाएंगे नहीं। तो हम लोगों ने कहा आखिर हमको कहाँ बसाएंगे, आप नहीं बसाएंगे। तो बोले कि आप कलेक्टर से इसके लिए बात करिए। जब हम लोग वहाँ गए तो वहाँ से बात आई कि भलुगढ़ बसाना है। मैंने साहब भलुगढ़ तो हम लोग कभी देखे भी नहीं, देखे भी नहीं कहाँ पे है। बोले आप लोग देख लीजिए। और तब हम लोग आके एक वहाँ गए देखने के लिए। कहाँ जाएगा, हम लोग वहीं जाएंगे। और जनता की भी यही मांग थी कि हम एनसीएल के कारण यहाँ बसे हैं, तो जहाँ एनसीएल जाएगा वहीं हमको वो बसाए। जिस तरह से एनसीएल से, कलेक्टर से आपकी इस विषय में बात हुई, आपको क्या लगता है कि एनसीएल मुख्यालय भी उठ के भलगढ़ जाने वाला है? एनसीएल मुख्यालय एक मीटिंग हुई थी, उसमें सिंगरौली दोनों मंच थे और एनसीएल के भी सभी अधिकारी थे, सीएमडी, कलेक्टर थे, एसडीएम थे, सब थे उसमें उस दिन विस्थापन के लिए ही बात थी। तो सीएमडी साहब ने शुरू किया, इसके बाद उन्होंने अपनी फाइल कलेक्टर साहब को दिया कि आप ये करिए। कलेक्टर साहब ने लेके बताया कि भाई हमारे पास ज़मीन भलुगढ़ में है और हम भलुगढ़ में दिए हैं, वहाँ पे इन्होंने अच्छा सिटी बसाएंगे और जो भी सुख सुविधा है ये सब देंगे आप लोगों को। तो प्लाट ले और जिसको नहीं लेना है वो पैसा ले ले। और उसमें उन्होंने बोल दिया 1,37,000 देंगे। तो हम लोग भी स्तब्ध रह गए कि 1,37,000 की कहाँ से बात आ गई। इसके बाद बात चलती रही कि हर मंच अपनी अपनी बात रख रहा था। इसके बाद उन्होंने हम लोगों ने कहा कि एनसीएल, हमारे ही ग्रुप कोई आदमी कहा कि एनसीएल क्यों नहीं वहाँ भलुगढ़ में अपना हेड ऑफिस ले जाता है। तो सीएमडी साहब ने कहा कि ठीक है, हम इसका पूरा प्रयत्न करेंगे और कलेक्टर साहब हमको ज़मीन देंगे तो हम भी अपने ऊपर जहाँ भी है और अपने मन से, इसमें आप ये लोग ये मत समझिएगा कि हम यहाँ पे कोई आपको लालच दे रहे हैं, हम इसको पूर्ण प्रयत्न करेंगे कि हम लोग वहाँ जाएंगे। तो ये सब बातें होती रही। इसके बाद कलेक्टर साहब ने कहा कि अच्छा भाई, दोनों मंच इस बात पे आप सहमत हैं कि अगर एनसीएल का हेड ऑफिस वहाँ जा रहा है तो हम दोनों आदमी वहाँ बसेंगे, जाएंगे। तो उधर से जब उस मंच से जब आया कि हाँ इस पॉइंट पे हम लोग वहाँ जा सकते हैं, तो उसमें भी ताली बजी, सबकी ताली बजी कि हाँ भाई दोनों आदमी ये हो गए, सभी ने ताली उसी बजाय। देखिए, ताली पर पुनर्विस्थापन मंच का आरोप है कि जब त्रिपक्षीय वार्ता हुई उस समय जब कलेक्टर साहब ने कहा कि 1,37,000 प्लाट जो नहीं लेना चाहेगा 1,37,000 उसे मुआवजा के रूप में दिया जाएगा, तो सिंगरौली विस्थापन मंच द्वारा ताली बजाई गई थी। उस समझ में नहीं, उसमें ताली नहीं बजाई गई है, उसमें विरोध किया गया। हम तो बगल में डायरेक्टर साहब के बगल में बैठे थे, तो हमने कहा साहब ये पैसा कहाँ से आ गया 1,37,000 का, ऐसा। तो उन्होंने ऐसा कहा, ऐसा हाथ किया और उसमें कोई ताली नहीं बजाया है। भाई उसमें क्यों ताली बजाएगा, सभी विस्थापित हो रहे हैं तो उसमें तो हमको भी 1,37,000 मिलेगा, हम नहीं लेना चाहते हैं तो हम क्यों स्वीकार करेंगे 1,37,000। उस पर कोई ताली नहीं बजी है। ताली सिर्फ हमारे दोनों आदमी के जब उस सहमत बनी, उसमें कलेक्टर साहब बोले कि दोनों आदमी इस बात में सहमत हैं कि अगर एनसीएल का हेड ऑफिस भलुगढ़ जाएगा तो आप दोनों आदमी तैयार हैं कि हम वहाँ जाएंगे। उस पर उधर से बात आई कि हाँ इस पॉइंट में हम लोग सहमत हैं, उस पर ताली बजी है सहमत पे। तो देखिए, वार्ड क्रमांक 10 मेड़ौली में 2010-11 में विस्थापन हुआ था और उसमें प्लाट की एवज में 6 से 8 लाख रुपए दिया गया था। इस बार के विस्थापन क्योंकि कई वर्षों का डिस्टेंस है, महंगाई तमाम तरह की बढ़ी हैं और अभी अधिग्रहण एनसीएल द्वारा किया जा रहा है, तो इस बार प्लाट का आप लोगों का किस तरह की बात हुई है? प्लाट की एवज में कितने पैसे दिए जाएंगे? मैंने पहले ही आपको बताया कि जो पहले 6 लाख रुपए की राशि मिलती थी और आश्रित वयस्कों को भी एक प्लाट मिलता था, प्लाट या प्लाट के बदले 6 लाख रुपए की राशि। उस राशि को इन्होंने 15 लाख रुपए दिया है, जिसका कि मिनट्स ऑफ मीटिंग भी साइन करके सिंगरौली विस्थापन मंच को इन्होंने दिया था। और जो 2.5 लाख रुपए डिसमेंटलिंग, ट्रांसपोर्टिंग, एलडी शिफ्टिंग का है, उसको 2.25 लाख रुपए इन लोगों ने स्वीकार किया। साथ ही एक भूस्वामी को एक 40/60 के प्लाट को भी देने का प्रावधान इन्होंने अपने मिनट्स ऑफ मीटिंग में क्लियर किया। सिंगरौली विस्थापन मंच लगातार पत्राचार करते आया है।
उस पत्राचार का रिज़ल्ट ये रहा कि अगर कोई भी जो सरकारी ज़मीन पर अपने मकान बनाया हो या किसी की सहमति लेकर के उसके मकान पर, उसके ज़मीन पर मकान बनाया हो, ऐसे व्यक्तियों को एनसीएल के द्वारा शुरुआती दिनों में प्रभावित की श्रेणी में रखा जा रहा था। लेकिन आज हम सबों के पत्राचार की यह दिन रही कि इस सरकारी जगह पे बैठे हुए व्यक्ति को, मकान बनाए हुए व्यक्ति को या किसी अन्य के ज़मीन पर बनाए हुए मकान को पहले 3 वर्ष पहले का अगर कोई निवासी होगा, उसमें समस्त कोई भी ठेले वाला हो, किराएदार हो, कोई रेहड़ी पटरी पे बैठने वाला व्यक्ति हो या कोई अपने भवन का निर्माण किया हो, तो उसको 3 वर्ष पहले का उसके पास में कोई आधार होना चाहिए, जिसको कि अभी एनसीएल ने संशोधित करके यह बताया है कि धारा 9 से 3 वर्ष पूर्व जो है, अगर कोई व्यक्ति यहाँ पर इस शहर में अपने रोज़गार को बसने के लिए अपने रोज़गार में कोई काम में लगा है और वो कोई प्रमाण देता है, तो ऐसे व्यक्तियों को विस्थापित कैटेगरी वालों को विस्थापित माना जाएगा और प्रभावित कैटेगरी वालों को प्रभावित माना जाएगा। बीरेन जी, कई विस्थापितों से मेरी मुलाकात हुई, जैसे मेढ़ौली वार्ड क्रमांक 10 से जब ज़मीन अधिग्रहण हुई और ये पलायन करके अन्य वार्डों में जाके अपना मकान बनाए, जो कि मध्य प्रदेश शासन की ज़मीन में बनाए हैं। अब उनके अंदर एक असमंजस है कि ये विस्थापन का हो, प्लाट का हो, इसका लाभ मुझे मिलेगा कि नहीं, जबकि वो वार्ड क्रमांक 10 के काफ़ी वर्ष हो गए वहाँ के निवासी थे। लेकिन अभी जहाँ पे मान लीजिए वार्ड क्रमांक 4 हो, 5 हो, 6 हो, 7 हो, ऐसे जगहों पे घर बनाया है, तो थोड़ा सा असमंजस है उनके अंदर में। क्या उन्हें प्लाट का या विस्थापन का पूरा लाभ मिलेगा? उनको विस्थापन का पूर्ण लाभ मिलेगा। जो मुझे जानकारी है कि चूँकि 10 नंबर जब हमारा अधिग्रहण में गया था, उसके बाद अगर किसी ने 9 नंबर में आकर के मकान बना लिया या 8 नंबर में बना लिया, चूँकि एनसीएल को अपना विस्थापन देना था, वह विस्थापन के लिए प्लाट अच्छे ढंग से मुहैया नहीं करा पाया था, तो लोगों ने जिस भी अन्य वार्डों में अगर किसी ने बनाया है तो वह प्लाट का भी हकदार होगा और उसको विस्थापन का संपूर्ण लाभ भी मिलेगा। क्या ये जानकारी आप दे सकते हैं कि ये प्लाट के लिए क्या क्या पेपर एनसीएल मांग किया है, जो पेपर हमारे पास हो और वो पेपर देने के बाद हमें प्लाट का लाभ मिल सके? देखिए, उसमें 10-12 चीज़ें उन्होंने डिमांड किया है, जिसमें कि 2-3 आवश्यक दस्तावेज देने भी बाध्यता है। उसमें भूमि का खसरा होना चाहिए, भूमि की ऋण पुस्तिका होनी चाहिए, भूमि की रजिस्ट्री हो, भूमि का जो है वहाँ के बिजली का बिल होना चाहिए, वहाँ के आधार कार्ड अगर है तो आधार कार्ड होना चाहिए, पैन कार्ड होना चाहिए, समग्र आईडी की क्राइटेरिया है, पासपोर्ट भी है। तो ऐसे कुछ भी जो किसी व्यक्ति के पास अगर वो 2 तरह के डॉक्यूमेंट्स वो सबमिट करता है, तो वह जो है उनके क्राइटेरिया को फुलफ़िल कर रहा है। अब अगर ज़मीन से संबंधित है, अगर किसी के पास रजिस्ट्री नहीं है, पट्टे की ज़मीन है, तो पट्टे की ज़मीन को भी एनसीएल मानने के लिए तैयार है। तो पट्टा और ऋण पुस्तिका दे दे, एक लेटेस्ट खसरा दे दे। तो ऐसी सब जानकारियाँ अगर सभी लोगों को सिंगरौली विस्थापन मंच के प्लेटफॉर्म से दी भी गई हैं। मेरा ऐसा मानना है कि ऐसे कोई व्यवधान शायद ही किसी व्यक्ति के पास आएंगे, और अगर ऐसे कोई व्यवधान सामने में आते हैं तो उस पर भी सिंगरौली विस्थापन मंच अपनी पहल करके एनसीएल प्रबंधन से बात करेगा। ये 2 डॉक्यूमेंट्स, चूँकि इतने दस्तावेज जो लिखे गए हैं, वो इतने दस्तावेज इसलिए लिखे गए हैं कि किसी के पास हो सकता है समग्र आईडी ना हो, किसी के पास हो सकता है कि आधार कार्ड ना हो। आधार कार्ड भी या अन्य जो भी दस्तावेज हैं, अगर वो किसी भी वार्ड में निवासरत है, सपोज वह 8 नंबर में निवास करता है और वह 9 नंबर में उसकी दुकान है, तो ऐसे स्थिति में वो किसी भी अधिकृत क्षेत्र का कोई भी दस्तावेज अगर प्रस्तुत करता है तो उसको एनसीएल मान्य मानेगा। दधिलाल सिंह जी, जिस तरह से एनसीएल अपने रीति नीति को स्पष्ट नहीं कर रहा है, ये आरोप है पुनर्विस्थापन मंच का, और एनसीएल द्वारा नापी शुरू करा दिया गया है, जिसका विरोध पुनर्विस्थापन मंच द्वारा किया गया। लेकिन उनका आरोप है कि सिंगरौली विस्थापन मंच उसका समर्थन करके नापी शुरू कराया है। इस संबंध में आप क्या कहेंगे? ये नापी शुरू कराए हैं जो एकदम खदान के पास से बसे हुए हैं,
और उनका पानी बंद हो गया है, बोर चला गया है, उनका घर डेली हिल रहा है, गिरने की स्थिति में है, तो नापी से थोड़ी मुआवजा बन जा रहा है। नापी मुआवजा तो हमारा जो तय हो जाएगा उससे बनना है। तो नापी होने का ये है कि उनका नापी हो जाए, उनका घर रोज़ हिल रहा है, किसी की गिर जाएगा, नुकसान हो जाएगा। तो नापी प्रक्रिया को रोकने का कोई हमको ये नहीं लगा कि ये गलत है। नापी सबकी है, नापी हो जाएगी। और वार्तालाप भी शुरू है, जो पॉइंट उस पर कि हमारा सहमत बन गई है, बाकी जो हमारे सहमत नहीं बनी है उनमें हमारी वार्तालाप चल रही है। तो जब वार्तालाप है हमारा तय हो जाएगा रेट, तो रेट तो उसी से मुआवजा बनेगा। ऐसा थोड़ी कि नाप दिए वो मनमानी हमको बना के दे दिए और कहा दिए निकल जाइए तो हम निकल जाएंगे, ऐसा है नहीं। इसलिए हम लोगों ने उसको नापी का ये कहा कि नापी होने दीजिए, नापी रोकने में कोई ये नहीं है दिक्कत की उससे नापी हो जाएगी तो मनमानी मुआवजा बना के हमको दे देंगे। जो लोगों ने हल्ला किया कि जो भी है आपको नापी कराएंगे, आपको गलत रेट पकड़ा देंगे और चले जाएंगे, तो ऐसा कुछ नहीं है। नापी की प्रक्रिया नहीं रुकनी चाहिए। बाकी मुआवजा तो बहुत तय हो गए हैं, जो नहीं तय हैं उनको तय हो रहे हैं। देखिए, जहाँ भी अधिग्रहण किया गया वहाँ नापी में प्रशासनिक अधिकारी रहते थे, पटवारी हो, आरआई हो या अन्य कोई अधिकारी रहते, इंजीनियर वगैरह रहते थे। लेकिन इसमें प्राइवेट कंपनी को दे दिया गया है, प्राइवेट कंपनी ही नापी कर रही है। इस संबंध में आप क्या कहेंगे? प्राइवेट कंपनी है, उसके साथ में एनसीएल के कर्मचारी हैं, साथ में दोनों आदमी मिल के नापी कर रहे हैं। और प्रशासन अगर एनसीएल वहाँ से मांगा था तो अभी गवर्नमेंट का कुछ 30 अगस्त तक उनकी नापी ओपी चल रही है, जो मुख्यमंत्री का आदेश है कि ये अगस्त में पूरा करना है, पूरा सीमांकन उमांकन के देना है। तो वहाँ कोई पटवारी खाली नहीं है। अब वो 30 अगस्त के बाद इनको अगर चाहिए तो इनको देंगे, मांगे भी हैं तो इनको देंगे। बाकी वो अपने इंजीनियर जो प्राइवेट कंपनी है साथ में एनसीएल के इंजीनियर और सर्वेयर साथ में हैं जो नापी करा रहे हैं। तो देखिए वीरेंद्र जी, इस पर मैं ये बताना चाहता हूँ कि इस कंपनी के द्वारा यह भौतिक सत्यापन बताया गया है, लेकिन चूंकि एनसीएल के कर्मचारी भी साथ में हैं तो एक भौतिक सत्यापन के साथ साथ एक मकान का प्रीमिसेस एरिया नाप रहे हैं। अभी पीडब्ल्यूडी के द्वारा कुछ रेट के इनको जस्टिफिकेशन भेजे गए थे, जिससे कि लोगों में बड़ी भ्रम की स्थिति फैली हुई थी। उसी फॉर्मेट में बैक पन्ने पर बहुत सारी चीज़ों के प्रावधान अलग से भी दिए गए हैं कि जैसे अगर किसी मकान में टाइल्स लगा है, मार्बल लगा है, ग्रेनाइट लगा है, उसको ट्रिक करना है। किसी के मकान में वुडन फ्लोर का काम हुआ है, किसी के मकान में एसीपी सीटिंग का काम है, किसी के मकान में एक्रेलिक सीट है। ऐसे सब चीज़ों के भी अभी आकलन होने बाकी हैं। सिंगरौली विस्थापन मंच ने अभी लगातार, बल्कि कोयला राज्य मंत्री जी भी जब हमारे सिंगरौली में आगमन हुआ था तो हम सबों ने कहा था कि भाई साहब हमें कोई भी आपत्ति नहीं है, हम विस्थापन मंच, हमारा विस्थापन मंच आपके इस राष्ट्रहित के कार्यक्रम में आपके साथ सहयोग की भूमिका में कार्य करने के लिए तैयार है। लेकिन हमारी बसाहट कहाँ पर होगी और हमारी बसाहट के साथ साथ उस बसाहट का ब्लूप्रिंट क्या होगा, ये ब्लूप्रिंट आपके तरफ से जारी कर दिया जाए ताकि आम जनमानस में एक उस ब्लूप्रिंट को देखने के बाद यह उसके अंदर बात बैठ सके कि कैसा हमारा आगामी सिंगरौली बसेगा। जहाँ तक भूमि के निर्धारण की बात है, अनऑफिशियली हमें मालूम है कि वो क्या रेट दे रहे हैं, क्या रेट देना चाह रहे हैं, लेकिन भूमि का जो रेट है वह अगर ऑफिशियली आप दे दें ताकि आम जनमानस को कल के दिन बगैर कोई भी रिटेन पत्र पाए बगैर मैं यह कह दूं कि इसको 9,000 रुपये मिल रहा है वर्ग मीटर, तो 9,000 रुपये वर्ग मीटर यह कहना मेरे लिए गलत होगा। तो आप उसको ऑफिशियली आप एक पत्र दे दें ताकि यहाँ के आम जनता को जो इस तरह के भ्रम फैले हुए हैं कि हमारी ज़मीन एकदम पानी के भाव ले ली जा रही है, हमारी मकान का क्या मूल्यांकन होगा, हमारे 10 फीट के मकान का हमको तो पैसा इतना पैसा मिलेगा। तो जैसे अमूनन देखा जाता है कि उन्होंने दिया है कि 2.6 मीटर 8 सवा 8 फीट 8.5 फीट तक के मकान जो बनते हैं वो 8.5 फीट के मकान पर उन्होंने 9,000 रुपये की राशि तय किया है। और जो इससे ऊपर 2.6 से 3.3 मीटर तक के जो मकान हैं हाइट के,
उस मकान का उन्होंने 12,000 रुपये रेट तय किया है। 12,000 रुपये के अलावा जो लग्जरी मकान होंगे, अगर आपके मकान में टाइल्स है, आपके किचन में ग्रेनाइट है, आपके बाथरूम में टाइल्स है, आपके और भी अन्य उसमें कार्य लगे हुए हैं, वो सबों का PWD SOR के दर पर वो लोग देने के लिए बात किया है। लेकिन हम सबों ने ये कहा है कि उसको भी एक रेट आपको बना करके पब्लिश कर देना चाहिए, कि अगर वो रेट भी पब्लिश हो जाता है तो लोगों के मन में यह भाव आ जाएगा कि हमें इस तरह का मकान होगा तो हमें ये रेट मिलेगा, इस तरह का मकान है तो हमें ये रेट मिलेगा। इसके लिए सिंगरौली विस्थापन मंच लगातार प्रयास कर रहा है, लेकिन बहुत दिनों से जब पुनर्वास स्थल और ब्लूप्रिंट और आपके मकान के निर्धारण के रेट NCL प्रबंधन ने बड़ा सीक्रेट बना करके रखा हुआ है और हमारी बातों के जवाब में अनऑफिशियल ज़रूर बोलते हैं, लेकिन ऑफिशियली हमें बोलने का मौका नहीं मिल पा रहा। तो सिंगरौली विस्थापन मंच ने कई ऐसे दिशा पे काम करना शुरू किया कि हमारे अन्य जो भी प्रभावित हैं, कोई LIG में बसा है, कोई मकान कोई नगर निगम के लीज पर बसा है, कोई व्यक्ति सरकारी भूमि पर बसा है, कोई व्यक्ति मकान आदिवासी के मकान पर बसा है, तो ऐसे लोगों के हित में आप क्या कर रहे हैं? ये सारे बिंदुओं के जवाब सिंगरौली विस्थापन मंच को प्राप्त भी हुए हैं और समय समय पर हम लोग सभा लेकर के उसको लोगों को बताते भी आए हैं। अभी हमारी आगामी सभा में हम बहुत सारे बिंदुओं पर प्रकाश भी डालने के प्रयास करेंगे। तो मेरा ये मानना है कि हम सिंगरौली विस्थापन मंच के लोग जितने संभव हो सकता है आम जनता को कैसे ज़्यादा से ज़्यादा लाभ मिल सके, इसके लिए हम लोग प्रयासरत हैं कि प्रत्येक व्यक्ति अगर सिंगरौली विस्थापन मंच के ऊपर आस्था रखता है तो यह प्रयास होगा कि किसी भी ऐसे लाभ से वंचित न रह पाएँ जिससे कि सिंगरौली विस्थापन मंच को यह बात सुनना पड़े कि आप सबों ने इस एंगल से इस बिंदु को नहीं देखा। दजलाल सिंह जी, एक बात निकल के सामने आई है, जो नापी टीम है, नापी कराने के बाद एक 4-5 पन्ने का कोई पेपर है जिसमें विस्थापितों का सिग्नेचर करवाता है। पुनर्विस्थापन मंच का आरोप है कि अगर हम सिग्नेचर कर देते हैं तो NCL मनमानी तरीके से मुआवजा देगा, अगर हम मुआवजा नहीं लेते तो वो पैसा ले जाके कोर्ट में जमा करेगा और कोर्ट से मुझे लेना होगा। इस संबंध में आप क्या कहेंगे? वो नापी कर रहा है और नापी करने में जो सिग्नेचर करा रहा है, रिसीविंग दे रहा है, तो सिग्नेचर करवा रहा है वो कि हम जो नापी किया है, आपका लंबाई चौड़ाई आप हैं उसमें, अगर ये आपको सही है तो आप साइन करिए, और अगर आपको नहीं है कि हम गलत कर रहे हैं तो आप साइन मत करिए, और हमको आप कह सकते हैं कि आप हमारे यहाँ गलत नाप रहे हैं, आप चलिए बताइए कहाँ पे, हम उसको ठीक कर देंगे। ऐसा नहीं है कि वो मनमानी जाके वो कर देगा, वो सिर्फ नापी का है, उसमें लिखा भी हुआ है, सिर्फ मुआवजा का लेना देना नहीं से कुछ एक लाइन कहीं पे लिखी भी है, लिखी हुई है, आपके इससे कोई लेना देना यह बात स्पष्ट इससे होती है कि मुआवजे के मूल्यांकन के लिए उस पेपर के आधार को नहीं माना जा सकता। वो सिर्फ नापी के लिए है कि नापी से हम संतुष्ट हैं। तो बीरेन जी, जिस तरह से NCL एक पत्र सार्वजनिक किया था और PWD 19-20 का रेट मकान में दिखाया था, कलेक्टर गाइडलाइन से ज़मीन का मुआवजा, और PWD 19-20 का रेट दिया था मकान का, इसका रेट बढ़ाया जा सके, क्योंकि 19-20 और 24 में काफ़ी डिस्टेंस, काफ़ी अंतर है, इसका रेट बढ़ाया जा सके, इसके लिए आपके द्वारा क्या प्रयास किया जा रहा है? मैंने आपको पहले ही बताया कि ऐसे अगर कलेक्टर गाइडलाइन की बात करेंगे तो यहाँ पर जो भी अधिकृत वार्ड हैं उन वार्डों की रेटों में बड़ी असमानता है। कलेक्टर गाइडलाइन ज़मीन में है, ज़मीन को छोड़िए, हम PWD का रेट मकान की बात कर रहे हैं। PWD के रेट पर अभी उन्होंने 12,000, 11,000 कुछ रुपए और 9,000 रुपये के 3 रेट उन्होंने एक कॉपी जो कि PWD से उनके पास आई थी उसको दिया। लेकिन यह मानना है कि वह 2019-20 के मूल्यांकन के आधार पर दिया गया। हम सबों का यह कहना है कि 2020-21 में जो 10-12% हमारा अतिरिक्त उस पर PWD SOR पे बैठता है उसको आप एडिशनल करके दें, एक बात। दूसरी बात, अगर NCL प्रबंधन इसको एक्वायर्ड कर रहा है तो NCL प्रबंधन जो DSR उपयोग करता है उस NCL प्रबंधन के DSR का रेट हमें प्राप्त होना चाहिए। यह बातें लगातार हम लोग माननीय सांसद जी के पास में, अपने माननीय कोयला राज्य मंत्री के पास में
और पत्राचार के माध्यम से कोयला मंत्री जी को भी अवगत कराया है कि हमारा यह विकसित भूखंड क्षेत्र है, विकसित नगर निगम क्षेत्र में आता है, तो हमें जिस तरह के मुआवजे अभी तक के ग्रामीण क्षेत्रों के हिसाब से दिए जाते थे उससे हट करके हमें मुआवजा इसका मिलना चाहिए। तो ये बात मैं बार बार भी आपको कहा कि शायद अभी इस पर एनसीएल चुप्पी लगा रखा है, लेकिन प्रयास में वो लोग लगे हैं, अपने पत्राचार करके अपने ऊपर के अधिकारियों को संतुष्ट करने में लगे होंगे। मेरा ऐसा मानना है कि इस महीने तक यह भी ट्रांसपेरेंसी सबके सामने में रख दी जाएगी, और जिस दिन यह ट्रांसपेरेंसी सामने में आ जाएगी तो सिंगरौली विस्थापन मंच क्या स्टेप लेगा यह उस समय की बातों पर निर्भर करेगा। खबरों में फिलहाल इतना ही। बने रहिए ऊर्जाधानी न्यूज के साथ।